नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सेमेस्टर 4th का जो माइनर पेपर है सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का चेंज इन इंडियन सोसाइटी जिसका नाम है। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे और एज यूजुअल अपनी ये क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम को फोकस करते हुए बनी हुई है। देखो ये आपका सिलेबस है, 4 यूनिट में आपका सिलेबस डिवाइड है, बहुत लंबा-चौड़ा सिलेबस नहीं है, छोटा-सा सिलेबस है और इसकी वन शॉट क्लास ऑलरेडी अपने चैनल पे आपकी जो प्लेलिस्ट है सेमेस्टर 4th की। देखो बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर क्लास रिकॉर्ड कर दो, सेमेस्टर 4th में ऑलरेडी कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड है, अपलोडेड है, तो आप जब तक आपकी जो डिज़ायर क्लास है, यानी कि कुछ सब्जेक्ट बाकी है, वो नहीं आते हैं, तब तक आप जो अपलोडेड क्लास है, जो आपकी आपसे रिलेटेड है, उनको आप देखिए और बाकी क्लासेस भी इसमें धीरे-धीरे इसी प्लेलिस्ट में 4th सेमेस्टर की सारी क्लासेस अपडेट कर दी जाएगी। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और एज़ यूजुअल एंड स्क्रीन पे आई बटन में मैं आपको इसका लिंक दे रहा हूँ। तो चलिए अब हम यूनिट फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय संस्कृताइजेशन, यानी कि संस्कृतिकरण से आप क्या समझते हो। देखो संस्कृतिकरण क्या होता है, एक होती है लोअर कास्ट समाज में और एक होती है अपर कास्ट। जब लोअर कास्ट अपर कास्ट की जो परंपराएं होती है, प्रथाएं होती है या यूं कहे रिचुअल्स होते हैं, उनको क्या करने लगती है, अपनाने लगती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, संस्कृतिकरण कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कभी जैसे बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट नहीं करते थे, ये बड़े लोगों के काम थे, यानी जो अपर कास्ट थी उनका काम था। आज जो छोटे लोग छोटी जो लोअर कास्ट है, नीची जातियाँ हैं, वो भी ये सारी चीज़ें फॉलो करती है, तो इसे क्या कहते हैं, संस्कृतिकरण कहते हैं। संस्कृताइजेशन ए कॉन्सेप्ट बाय एम एन मिश श्रीनिवास refers to the process where lower caste adopt upper caste rituals, customs and लाइफस्टाइल्स टू इम्प्रूव देयर सोशल स्टेटस, यानी कि संस्कृतिकरण की अवधारणा एम एन श्रीनिवासन ने दी। इसमें दो क्वेश्चन आपके हो गए। अवधारणा किसने दी, एम एन श्रीनिवासन ने। इसमें निम्न जातियां ऊंची जातियों की रीति रिवाज, जीवन शैली और परंपराएं अपनाकर अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा करती है। इट इज ए टूल ऑफ सोशल मोबिलिटी बट डज नॉट रिमूव कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि यह एक सामाजिक गतिशीलता का साधन तो है, लेकिन जातिगत भेदभाव को यह समाप्त नहीं करता, यानी कि संस्कृतिकरण होने के बाद भी जातिगत भेदभाव समाज में बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन टू की फीचर ऑफ संस्कृताइजेशन, यानी कि संस्कृतिकरण की कोई दो मुख्य विशेषताएं बताओ। यानी विशेषता क्या है इसकी, इट इन्वॉल्व्स इमिटेशन ऑफ अपर कास्ट प्रैक्टिसेस लाइक वेजिटेरियनिज्म एंड रिचुअल्स, यानी कि इसमें ऊंची जातियों की जो प्रथाएं हैं, जैसे शाकाहार ग्रहण करना, अनुष्ठानों का अनुकरण करना आदि शामिल है। इट इज सेलेक्टिव एज ओनली कस्टम आर एडोप्टेड नॉट फिलोसॉफिकल टेक्स्ट, यानी कि यह एक चयनात्मक है, इसमें केवल प्रथाएं ही अपनाई जाती है, कोई दार्शनिक ग्रंथ अपनाए नहीं जाते। तो ये इसकी दो विशेषताएं हमने देखी। नेक्स्ट है, व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन वेस्टर्नाइजेशन, पश्चिमीकरण क्या है। देखो जो पाश्चात्य देश है, पाश्चात्य देश है, उनके रिचुअल्स को फॉलो करना क्या कहा जाएगा, वेस्टर्नाइजेशन कहा जाएगा, पश्चिमीकरण कहा जाएगा। वेस्टर्नाइजेशन रेफर्स टू अडॉप्टिंग वेस्टर्न कल्चर, वैल्यूज, लाइफस्टाइल, इंस्टीट्यूशंस एंड टेक्नोलॉजी स्पेशली ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, यानी कि पश्चिमीकरण का अर्थ हुआ पश्चिमी संस्कृति, मूल्य, जीवन शैली, संस्था और तकनीक को अपनाना। इन इंडिया इट बिगन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल एंड इन्फ्लुएंस्ड एजुकेशन, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि भारत की बात करें तो ये ब्रिटिश शासनकाल में शुरू हुआ और शिक्षा, कानून तथा प्रशासन को इसने क्या किया है, प्रभावित किया है। हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन इन इंडियन सोशियोलॉजी, यानी कि भारतीय समाज शास्त्र में पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने प्रस्तुत की। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगाओ। एम एन श्रीनिवास introduced the concept of westernization to explain how Indian society adopted Western education, lifestyle, and institutions, especially during and after colonial rule। यानी कि भारतीय समाजशास्त्र में पश्चिमीकरण की अवधारणा एम एन श्रीनिवास ने दी है, जिससे स्पष्ट होता है कि भारतीय समाज ने विशेषकर औपनिवेशिक काल में पश्चिमी शिक्षा, जीवन शैली और संस्थाओं को क्या किया है, अपनाया है। एम एन श्रीनिवास का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, यानी कि पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण में अंतर बताओ। देखो इनमें सिंपल सा अंतर है, यदि हम यूरोपीय कंट्री की रिचुअल्स को फॉलो करते हैं तो वेस्टर्नाइजेशन कहा जाता है, यदि हम समाज का
अपनी संस्कृति को फॉलो करते हुए डेवलपमेंट करते हैं तो उसे मॉडर्नाइजेशन कहा जाता है। वेस्टर्नाइजेशन मीन्स अडॉप्टिंग वेस्टर्न कल्चर वाइल मॉडर्नाइजेशन इज सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न सिस्टम्स, यानी कि पश्चिमीकरण का अर्थ हुआ पश्चिम संस्कृति को अपनाना, जबकि आधुनिकीकरण परंपरागत व्यवस्थाओं से आधुनिक व्यवस्थाओं की ओर सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव करना है। ए सोसाइटी कैन मॉडर्नाइज विदाउट वेस्टर्नाइजेशन, यानी कि कोई भी समाज पश्चिमीकरण के बिना भी आधुनिक हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे जापान जापान ने किसी वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट नहीं किया है, बल्कि अपने ही उसने जो ट्रेडिशनल रिचुअल्स थे उनको ट्रांसफॉर्म करके अपने सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल डेवलपमेंट किए हैं, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? मॉडर्नाइजेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, यानी कि आधुनिकीकरण के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? द की एलिमेंट्स इंक्लूड इंडस्ट्रियलाइजेशन, सेक्युलरिज्म, अर्बनाइजेशन, डेमोक्रेसी, साइंटिफिक यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, एडुकेशन एंड डिक्लाइन ऑफ कास्ट बेस्ड बैरियर्स। आधुनिकीकरण के तत्व में औद्योगिकरण, धर्मनिरपेक्षता, शहरीकरण, लोकतंत्र, तकनीकी प्रगति, शिक्षा तथा जातिगत अवरोधों में कमी लाना, ये सारी इसकी हम यूँ कहे विशेषताएं भी है और ये एलिमेंट भी कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन डेवलपमेंट इन सोशियोलॉजी, यानी कि समाज शास्त्र में विकास को परिभाषित करें। डेवलपमेंट क्या होता है? Development refers to overall improvement in living standards, health, education, income and human capabilities। यानी विकास का अर्थ है कि जीवन स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा, आय और मानवीय क्षमताओं में समग्र सुधार का होना। इट इंक्लूड्स बोथ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल प्रोग्रेस। इसमें हम आर्थिक वृद्धि और सामाजिक प्रगति दोनों को ही शामिल करते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं? विकास के नाम से जानते हैं। व्हाट आर द मेन इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के मुख्य सूचकांक कौन कौन से हैं? यानी कि हमें कैसे पता चले कि हमारी सोसाइटी डेवलप हो रही है या नहीं हो रही है? डेवलप होने की सिम्टम्स क्या है, या यूँ कहे वो कौन से इंडिकेटर है जिससे पता चलता है कि डेवलपमेंट हो रहा है? इंडिकेटर्स इंक्लूड जीडीपी पर कैपिटा, लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि एचडीआई, पॉवर्टी रिडक्शन एंड जेंडर इक्वलिटी। यानी कि विकास के सूचकांक कौन से होते हैं? जब किसी कंट्री की या किसी समाज की प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही हो, साक्षरता दर में सुधार हो रहा हो, जीवन प्रत्याशा उम्र बढ़ रही हो, मानव विकास सूचकांक में सुधार देखने को मिल रहा है, गरीबी में कमी आ रही है और लैंगिक समानता देखने को मिलती है, तो हम ये कहते हैं कि उस समाज का विकास हो रहा है। यानी कि ये सारे विकास के क्या है? इंडिकेटर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंक्लूसिव डेवलपमेंट है? व्हाट इज इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी समावेशी विकास क्या है? देखो इस चीज को समझो, ये क्वेश्चन आपको कई जगह पे देखने को मिलेगा। इंक्लूसिव का क्या मतलब होता है? सबको इंक्लूड कर लेना। इसको इस तरीके से समझो, इंक्लूड यानी समाज में हर चीज को, हर तबके को, हर व्यक्ति को क्या करना? डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है उसमें इंक्लूड कर लेना। क्या, कौन सा डेवलपमेंट कहा जाता है? इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी समावेश कर लेना, समावेशी विकास कहा जाएगा। Inclusive development ensures that the benefits of growth reach all sections of society, especially marginalized groups like women, SC, ST and the poor। यानी कि समावेशी विकास का अर्थ है कि विकास के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे, विशेषकर महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और गरीबों तक स्पेशली ये बेनिफिट्स पहुंचे, उसे हम किस नाम से जानते हैं? इंक्लूसिव डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। यानी कि समाज के हर निम्न से निम्न तबके तक डेवलपमेंट की चीजें पहुंचे, डेवलपमेंट के लाभ पहुंचे, उससे हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव टू क्रिटिसिज्म ऑफ संस्कृताइजेशन, यानी संस्कृतिकरण की दो आलोचनाएं बताइए। इट स्ट्रेंथन्स कास्ट हायरार्की इंस्टीड ऑफ रिमूविंग इट, यानी सबसे पहले तो ये बात करती है कि जो जातिगत व्यवस्था है उसको समाप्त करने के बजाय इसको और मजबूत करती है। यानी कि अपर कास्ट इसमें साफ साफ दिखता है, लोअर कास्ट उनको फॉलो करती है, तो ये जो जातिगत भेदभाव है ये इसमें और ज़्यादा सॉलिड होता है, ना कि यह खत्म होता है। इट लीड्स टू सुपरफिशियल चेंजेस विदाउट एड्रेसिंग स्ट्रक्चरल इनइक्वलिटीज, यानी कि इसमें केवल सतही परिवर्तन दिखता है, संरचनात्मक असमानताएं नहीं खत्म होती। जैसे मान लो अ, हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान में जैसे मान लो राजपूत जो हुआ करते हैं, उनकी जो रिचुअल्स है ये बाकी जितने भी जो लोअर
कास्ट है, सबने इनको फॉलो किया है। तो ऊपर तौर पे से तो सारों ने उसको फॉलो कर लिया, लेकिन स्ट्रक्चरल वे में देखें तो आज भी इन दोनों में रात दिन का अंतर देखने को मिलता है। तो इस तरीके के क्रिटिसिज्म हमें संस्कृताइजेशन में देखने को मिलती है, या इस तरीके की विशेषताएं देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इस यूनिट से बनने वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन एज गिवन बाय एम.एन. श्रीनिवास, यानी कि एम.एन. श्रीनिवास द्वारा दिए गए संस्कृतिकरण की अवधारणा पे चर्चा कीजिए। एक्सप्लेन इट्स मेन फीचर्स एंड क्रिटिसिज्म, की मुख्य विशेषताएं और आलोचनाओं को स्पष्ट कीजिए। यहीं से एक क्वेश्चन बन सकता है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वेस्टर्नाइजेशन इन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में पश्चिमीकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करें। हाउ हैज इट इन्फ्लुएंस्ड इंडियन कल्चर, एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसने भारतीय संस्कृति, शिक्षा और प्रशासन को किस प्रकार प्रभावित किया है, समझाइए। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन विद सुटेबल एग्जांपल्स, पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण में उचित उदाहरणों सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण क्या है, डिस्कस इट्स की एलिमेंट्स एंड इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी, इसके प्रमुख तत्व और भारतीय समाज पर प्रभाव क्या है, उसकी चर्चा करें। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। इसके अलावा दो क्वेश्चन और बनते हैं, डिफाइन डेवलपमेंट, विकास क्या है, डिस्कस इट्स डायमेंशंस एंड मेन इंडिकेटर्स विद रेफरेंस टू इंडियन सोसाइटी, इसके आयामों और मुख्य सूचकांकों की भारतीय समाज के संदर्भ में विवेचना कीजिए। एंड लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, समावेशी और सतत विकास की अवधारणाओं को स्पष्ट करें। वाई आर दे इम्पोर्टेंट फॉर ए सोसाइटी लाइक इंडिया, भारत जैसे समाज के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। देखो, इंक्लूसिव तो हमने समझ लिया कि समाज के हर तबके को इंक्लूड कर लेना, दैट इज इंक्लूसिव डेवलपमेंट। बट व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको और समझ लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम हमारी जो प्रेजेंट नीड्स हैं उनको इस तरीके से पूरा करें कि फ्यूचर जनरेशन को आगे चलकर समझौता नहीं करना पड़े। यानी समझो, यानी प्रेजेंट यानी आज की बात करें तो हम हमारे वर्तमान कार्य को इस प्रकार करें कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वह चीज़ें बचा के हम रख सके। उसे कौन सा डेवलपमेंट कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे आज हम पानी यूज कर रहे हैं तो हम पानी अपने को देख के यूज कर रहे हैं, फ्यूचर जनरेशन के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं। आने वाले टाइम में फ्यूचर जनरेशन को पानी के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें सामना करनी पड़ेगी, दैट मीन्स वह सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। आज हम पर्यावरण को खत्म करने में लगे हुए हैं, आज हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को इतना बड़ा लंबा चौड़ा कर लिया है कि हमने सारी चीज़ों को खत्म कर रहे हैं जो नेचर वगैरह है। तो क्या ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है? नहीं, ये सिर्फ डेवलपमेंट है। एक तरीके से देखा जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है वर्तमान चीज़ों को इस तरीके से पूरा करें कि फ्यूचर जनरेशन को उसके लिए समझौता नहीं करना पड़े, दैट इज नोन एज दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हम बढ़ते हैं सेकंड यूनिट की तरफ। उससे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट सूचना, यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करते हो, हालांकि पीडीएफ आपको वेबसाइट से मिलती है, आप अपने सेमेस्टर के फोल्डर में जाते हो और वहां से अपनी पीडीएफ डाउनलोड करते हो, तो जिस भी पीडीएफ पे आप पासवर्ड देखते हो तो आप घबराइए नहीं। पासवर्ड क्या है, करियर एडुनेस्ट, सारे लेटर स्मॉल में लिखने हैं, कोई स्पेस आपको इसमें नहीं देना है। ये पीडीएफ के पासवर्ड है, इजीली आप पासवर्ड से ओपन कर सकते हो। देखो, हमारा मकसद ये नहीं कि हम इसको प्रोटेक्ट करें, हमारा मकसद है कि सही व्यक्ति तक जो सही पीडीएफ है वो आप तक पहुंचे। कुछ इसके साथ मतलब ये नहीं हो, हमारा पूरा स्टडी मटेरियल आपकी तैयारी के हिसाब से ही डिजाइन किया हुआ है। तो चलिए अब हम चलते हैं यूनिट सेकंड की ओर। सेकंड यूनिट एजुकेशन टेक्नोलॉजी लेजिस्लेशन से रिलेटेड। पहला एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द सोशल रोल ऑफ एजुकेशन इन सोसाइटी, यानी समाज में शिक्षा की सामाजिक भूमिका क्या है। एडुकेशन ट्रांसमिट्स कल्चर, वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस टू द नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि शिक्षा अगली पीढ़ी तक संस्कृति, मूल्य और परंपराएं पहुंचाती है। इट एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन एंड ब्रिंग्स सोशल चेंजेस, यानी कि यह सामाजिकीकरण का एक साधन है और समाज में सामाजिक परिवर्तन लाने का भी काम करती है। कौन, एडुकेशन। नेक्स्ट है, हाउ डज एडुकेशन प्रमोट सोशल इक्वलिटी, यानी कि शिक्षा सामाजिक समानता को कैसे बढ़ावा देती है। एडुकेशन प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल इंक्लूडिंग वीकर सेक्शंस, यानी कि शिक्षा सभी को समान अवसर प्रदान करती है जिसमें वंचित वर्ग भी शामिल होते हैं। इट रिड्यूसेस कास्ट एंड क्लास बैरियर्स इन सोसाइटी, यानी कि यह समाज में जातिगत और वर्गीय अवरोधों को भी कम करने का काम करती है। जैसे आप खुद देख रहे हो, आज से अगर 30 साल पहले देखें तो जातिगत भेदभाव समाज में बहुत देखने को मिलता था, लेकिन
30 साल के अंदर जातिगत भेदभाव वाक़ई में कम हुआ है, तो ये किस वजह से हुआ है? ये एजुकेशन की वजह से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन सोशल मोबिलिटी? यानी सामाजिक गतिशीलता पर शिक्षा का क्या प्रभाव है? Education enables backward classes to progress and improve their social and economic status, acting as a ladder of mobility। यानी कि शिक्षा पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ने और अपनी सांस्कृतिक सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने का अवसर देती है। यह गतिशीलता की सीढ़ी का भी काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन टेक्नोलॉजी इन सोशियोलॉजी। समाज शास्त्र में प्रौद्योगिकी को परिभाषित करो। अच्छा क्वेश्चन है। टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज फॉर प्रैक्टिकल पर्पजेज। यानी कि प्रौद्योगिकी का अर्थ हुआ कि वैज्ञानिक ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग होना। इट ट्रांसफॉर्म्स सोसाइटी इकोनॉमिकली, सोशली एंड कल्चरली। यानी कि यह समाज को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से बदलने का कार्य करती है या बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन टू पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। यानी कि प्रौद्योगिकी के समाज पर कोई दो सकारात्मक प्रभाव बताइए। इट प्रमोट्स इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू डिजिटल इकोनॉमी एंड ऑटोमेशन। यानी कि यह एक डिजिटल अर्थव्यवस्था और ऑटोमेशन के जरिए आर्थिक परिवर्तन को बढ़ावा देने का काम करती है। कौन? टेक्नोलॉजी। जिसको आप खुद भी देख पा रहे हो कि आज हमारी जो इकोनॉमी है वो टोटली डिजिटल मोड में शिफ्ट हो रही है, और एआई ऑटोमेशन इतना ज़्यादा हो गया है कि आपके काम मशीन से हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी से हो रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव इसका इम्पैक्ट है। सेकंड है इट ऑल्सो इंक्रीजेज ग्लोबल कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन। इससे आज वैश्विक संपर्क और संचार भी बढ़ा है। यानी कि आज आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से विद इन सेकेंड्स में क्या कर सकते हो? कॉन्टैक्ट और कम्युनिकेट कर सकते हो। तो ये सारा किसकी वजह से हुआ है? टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है। तो दीज आर दी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय डिजिटल डिवाइड? डिजिटल असमानता से क्या आप क्या समझते हो? Digital divide refers to the gap between people who have access to modern technology and those who do not। यानी कि डिजिटल असमानता उस अंतर को दर्शाती है जो उन लोगों के बीच होता है जिनके पास आधुनिक तकनीक की पहुंच है और जिनके पास पहुंच नहीं है। यानी कि जैसे डिजिटल की बात करें तो कुछ लोग, एक ग्रुप ऐसा है जिनकी टेक्नोलॉजी तक पहुंच या तो लिमिटेड है या फिर है ही नहीं, और एक ग्रुप ऐसा है जो टेक्नोलॉजी को बहुत एडवांस तौर पे यूज कर रहा है। तो इनके बीच एक अपने आप में डिफरेंशिएट क्रिएट हो गया। इस डिफरेंशिएट को कौन सा डिफरेंस बोलते हैं? डिजिटल डिवाइडेशन या डिजिटल डिवाइड इसको कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हाउ डज लेजिस्लेशन एक्ट एज सोशल कंट्रोल? यानी कि विधायी का सामाजिक नियंत्रण का साधन किस प्रकार है? Legislation creates rules and laws to regulate behavior, abolish social evils and ensure justice and equality। यानी कि जो विधायिका है वो नियम और कानून बनाकर आचरण को नियंत्रित करती है, सामाजिक कुरीतियों का अंत करती है और समाज में न्याय व समानता सुनिश्चित करने का काम करती है। तो इस प्रकार जो लेजिस्लेशन है वो सोशल कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव टू एग्जांपल्स ऑफ सोशल रिफॉर्म्स ब्रोट बाय लेजिस्लेशन इन इंडिया। यानी कि भारत में विधायिका द्वारा लाए गए दो सामाजिक सुधारों के उदाहरण दीजिए। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज आर टू मेजर रिफॉर्म्स ब्रोट बाय द लेजिस्लेशन इन इंडिया। यानी अस्पृश्यता और बाल विवाह जैसी जो कुरीतियां थी उनका उन्मूलन विधायिका द्वारा कानून बना के किया गया है। तो इनको हम प्रमुख सामाजिक सुधार में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ मास मीडिया इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन? जनमत निर्माण में जनसंचार माध्यमों की क्या भूमिका है? मास मीडिया इन्फ्लुएंसेस पीपल्स बिलीफ्स, एटीट्यूड्स एंड पॉलिटिकल व्यूज। यानी कि जो जनसंचार है वो जनसंचार माध्यम से लोगों की मान्यताओं, दृष्टिकोण और सामाजिक विचारों को प्रभावित करते हैं। इट कैन मोबिलाइज सोसाइटी एंड इम्पैक्ट डिसीजन मेकिंग। यह समाज को संगठित करके निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने की ताकत भी रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ मास मीडिया। यानी जनसंचार माध्यम का एक सकारात्मक और एक नकारात्मक प्रभाव बताओ। पॉजिटिव में हम बता सकते हैं इट स्प्रेड्स अवेयरनेस ऑन हेल्थ, एनवायरनमेंट एंड पॉलिटिक्स। यानी कि समाज में स्वास्थ्य, पर्यावरण और राजनीतिक की जैसी जागरूकता फैलाने का काम कौन करता है? मास मीडिया करता है। एंड नेगेटिव इज इट कैन बी स्प्रेड दी फेक न्यूज़ एंड एडिक्शन टू स्क्रीन्स। यानी कि ये झूठी खबरें भी फैला सकते हैं, फैलाते भी हैं, एंड ये स्क्रीन की लत भी लगाते हैं। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट इसका देखने को मिल सकता है या मिलता है।
बात कर लेते हैं इस यूनिट से बनने वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की। पहला ही है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एजुकेशन इन ब्रिंगिंग सोशल चेंजेस, यानी कि सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका स्पष्ट कीजिए। डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन इक्विलिटी, एम्पावरमेंट एंड सोशल मोबिलिटी इन इंडिया। भारत में समानता, सशक्तिकरण और सामाजिक गतिशीलता पर इसके प्रभावों की चर्चा कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज पर प्रौद्योगिकी का क्या प्रभाव है। डिस्कस बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स विद एग्जांपल्स। इसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं का उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। नेक्स्ट है, इवेल्युएट द रोल ऑफ लेजिस्लेशन इन सोशल रिफॉर्म्स। सामाजिक सुधार में विधायिका की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाउ हैव लॉज हेल्प्ड इन एराडिकेटिंग सोशल इविल्स एंड एम्पावरिंग वीकर सेक्शंस, यानी कि सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन और वंचित वर्गों के सशक्तिकरण में कानूनों ने किस प्रकार योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ मास मीडिया ऑन इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज पर जनसंचार माध्यमों के प्रभाव की चर्चा कीजिए। हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू अवेयरनेस, कल्चरल ट्रांसमिशन एंड पब्लिक ओपिनियन फॉर्मेशन। यह जन जागरूकता, सांस्कृतिक प्रसारण और जनमत निर्माण में किस प्रकार योगदान देता है। अगले क्वेश्चन है, कंपेयर द इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी इन शेपिंग मॉडर्न इंडियन सोसाइटी। आधुनिक भारतीय समाज के निर्माण में शिक्षा और प्रौद्योगिकी के प्रभावों की तुलना कीजिए। विच वन डू यू थिंक हैज ए डीपर इन्फ्लुएंस, गिव रीजंस। आपके अनुसार इनमें से किसका प्रभाव अधिक गहरा है, इसके कारण भी बताइए। एनालाइज द रोल ऑफ लेजिस्लेशन एंड मास मीडिया इन प्रमोटिंग सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी इन इंडिया। भारत में सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने में विधायिका और जनसंचार माध्यमों की भूमिका का विश्लेषण करें। तो ये क्वेश्चन है। यदि आप चाहते हो कि सर इन क्वेश्चन को भी आप डिटेल में एक्सप्लेन करके पीडीएफ प्रोवाइड करवाए, तो हम आपकी कमेंट के अकॉर्डिंग ये डिसाइड कर लेंगे कि हमें इन क्वेश्चन के आंसर भी आपको देने हैं क्या। यदि आपको लगता है तो हम दे देंगे, अगर नहीं भी है तो वन शॉट क्लास में हमने पूरे डिटेल में डिस्कस किए हैं, तो आप वो देखोगे तो वो भी आप समझ जाओगे। अब चलिए अपन आते हैं अपनी फेवरेट यूनिट, दैट इज थर्ड यूनिट, जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होती है, जिसमें 5 ईयर प्लान और ग्रीन रिवॉल्यूशन को हम पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वर 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, यानी भारत में पंचवर्षीय योजनाएं क्या थी। ऐसी योजनाएं जो 5 सालों को माइंड में रख के बनाई जाती है उन्हें पंचवर्षीय योजनाएं कहते हैं। 5 ईयर प्लान्स वर सेंट्रलाइज्ड प्रोग्राम्स लॉन्च्ड बाय द प्लानिंग कमीशन टू प्रमोट ग्रोथ, इक्विटी एंड मॉडर्नाइजेशन। पंचवर्षीय योजनाएं जो कि 1951 से लेकर 2017 तक योजना आयोग द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीकृत कार्यक्रम थी, जिनका उद्देश्य विकास करना, समानता लाना और आधुनिकीकरण का बढ़ावा देना था। यानी कि अब आपके लिए क्वेश्चन है, यहाँ पे छोटे-छोटे क्वेश्चन बनते हैं। प्लानिंग कमीशन कब बना? पहली पंचवर्षीय योजना कब आई? अब तक भारत में कितनी 5 ईयर प्लान बन चुकी है? अब पंचवर्षीय यानी प्लानिंग कमीशन की जगह कौन काम कर रहा है? तो इस तरीके के छोटे-छोटे क्वेश्चंस आप कमेंट में आंसर करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। पंचवर्षीय योजनाओं के कोई 2 प्रमुख उद्देश्य बताओ। रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन वर की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स, यानी कि ग्रामीण विकास करना और गरीबी उन्मूलन करना पंचवर्षीय योजनाओं के प्रमुख उद्देश्य रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सोशल इम्पैक्ट ऑफ 5 ईयर प्लान्स। पंचवर्षीय योजनाओं का सामाजिक प्रभाव क्या था। दे एक्सपेंडेड एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज, इम्प्रूव्ड वीमेंस एम्पावरमेंट एंड प्रमोटेड सोशल जस्टिस, यानी कि इन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया और साथ ही में सामाजिक न्याय भी सुनिश्चित किया। तो ये इनके कुछ प्रभाव समाज पर देखने को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रीन रिवॉल्यूशन। हरित क्रांति क्या है, यानी कि ऐसी क्रांति जिससे हमने हमारे अनाज का क्या किया, प्रोडक्शन बढ़ाया, उसे किस क्रांति के नाम से जाना गया। हरित क्रांति के नाम से जाना गया। आपके लिए क्वेश्चन है कि वो इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है, कहीं से भी पढ़ो, चाहे वन शॉट क्लास में हमने जरूर डिस्कस किया है। चलिए समझते हैं इसको। द ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज एन एग्रीकल्चरल रिफॉर्म इन 1960s यूजिंग HYV, यानी हाई यील्ड वेराइटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन एंड पेस्टिसाइड्स टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। यानी कि हरित क्रांति 1960 के दशक में शुरू हुई कृषि सुधार प्रक्रिया थी, जिसमें उन्नत बीज, खाद, सिंचाई और कीटनाशक द्वारा अन्न उत्पादन को बढ़ाया गया था। तो 1960 के दशक में जब अपने यहाँ पे 3-5 वर्ष पंचवर्षीय योजनाएं कंप्लीट हो चुकी थी और चौथी चालू करने की हम कंडीशन में नहीं थे, तब हमने वहाँ पे योजना अवकाश लिया, प्लानिंग ब्रेक लिया और 3
योजनाएँ बनाई 1 ईयर की, और इन 3 योजनाओं में हमने हरित क्रांति का वो किया था, प्रतिपादन किया था, या यूँ कहें हरित क्रांति का कॉन्सेप्ट यहाँ पे डेवलप हुआ था, और वहाँ पे हमने काफ़ी हमारे अनाज में आत्मनिर्भरता हमने हासिल करी थी। वन शॉट क्लास में आप डिटेल में इन चीज़ों को ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच क्रॉप्स बेनिफिटेड मोस्ट फ्रॉम द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया? भारत में हरित क्रांति से कौन-सी फसलें सबसे अधिक लाभान्वित हुई? Wheat and rice production in state like Punjab, हरियाणा एंड यूपी इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली, यानी कि गेहूं और धान का उत्पादन विशेषकर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में काफ़ी बढ़ा था। यानी कि यूँ कह सकते हैं कि जो मोटे अनाज वाली फसलें थी, जिसमें गेहूं आ गया, चावल आ गया, दालें आ गई, उनको ग्रीन ग्रीन रिवॉल्यूशन का ज़्यादा फ़ायदा मिला। और अगर राज्यों की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, यूपी और एमपी, इन राज्यों को हरित क्रांति का ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। हरित क्रांति का एक सकारात्मक और एक नकारात्मक प्रभाव बताओ। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या था? इट इंक्रीज्ड फूड प्रोडक्शन, इससे हमारे अनाज उत्पादन में वृद्धि हुई। अब हमने फूड प्रोडक्शन कैसे बढ़ाई भाई? वाइल्ड सॉरी हाई यील्ड वेराइटी की सीड हमने डाले, फर्टिलाइजर्स हमने डाले, कीटनाशक डाले, दवाइयाँ डाली। अब जब कीटनाशक दवाइयाँ डलेगी तो हमारा एनवायरनमेंट खराब होगा कि नहीं होगा? तो नेगेटिव इम्पैक्ट इसका यही है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी कि पर्यावरणीय हानि का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी टू सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास के लिए केंद्र सरकार की कोई दो योजनाओं के नाम बताइए। मनरेगा एंड स्वच्छ भारत अभियान आर दी इम्पोर्टेंट सेंट्रल स्कीम्स। यानी कि मनरेगा कब आया बताइए भाई, ये मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है आपको ही बताना है। स्वच्छ भारत अभियान कब आया, स्वच्छ भारत अभियान के क्या एस्पेक्ट है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ओडीएफ प्लस मॉडल क्या है? ये सरकार की मुख्य योजनाएं हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम किसान योजना, यानी कि प्रधानमंत्री किसान योजना का उद्देश्य क्या है? इट प्रोवाइड्स डायरेक्ट इनकम सपोर्ट टू फार्मर्स फॉर देयर लाइवलीहुड, यानी कि यह किसानों को उनकी आजीविका के लिए प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करते हैं, जो कि हर 3 महीने से किसानों को 2,000 रुपये दिए जाते हैं। यानी कि साल में ये 4 महीने से दिए जाते हैं, 3 किस्त इसकी आती है, तो साल में 6,000 रुपये पीएम किसान योजना के अंतर्गत किसानों को डायरेक्ट दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन वन वेलफेयर स्कीम ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट। राजस्थान सरकार की एक कल्याणकारी योजना का नाम बताइए। इंदिरा रसोई योजना प्रोवाइड्स न्यूट्रिशियस मील्स एट ए लो कॉस्ट, यानी इंदिरा रसोई योजना सस्ती दर पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराती है। ये राजस्थान सरकार की एक कल्याणकारी योजना में शामिल है। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि इंदिरा रसोई योजना का स्लोगन क्या है? चलो मैं ही बता देता हूँ। स्लोगन है इसका, कोई भूखा ना सोए, कोई भूखा न सोए। आपको बताना है कि इसमें खाना कितने रुपए का मिलता है और सरकार इसमें कितने रुपए का अनुदान देती है, यानी कि सब्सिडी देती है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एम ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य क्या है? नाम से ही समझ में आ रहा है, बेटियों को बचाओ, यानी कि जो गर्ल चाइल्ड है उसको प्रमोट करो, और बेटी पढ़ाओ मतलब उनकी एजुकेशन को बढ़ाओ। द स्कीम फोकसेज ऑन प्रोटेक्टिंग द गर्ल चाइल्ड एंड प्रमोटिंग हर एजुकेशन, यानी कि यह योजना बालिका संरक्षण और उसकी शिक्षा को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। यहाँ से बनने वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को समझ लेते हैं। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्यों और उपलब्धियों की चर्चा कीजिए। हाउ डिड दे कंट्रीब्यूट टू सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इनका सामाजिक और आर्थिक विकास में क्या योगदान रहा? एक्सप्लेन द सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया। भारत में हरित क्रांति के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है, इवेलुएट द इवेलुएट द लिमिटेशंस ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन। हरित क्रांति की सीमाओं का मूल्यांकन कीजिए। हाउ डिड इट क्रिएट रीजनल एंड सोशल इनइक्वलिटीज, और इसने क्षेत्रीय और सामाजिक असमानताएं किस प्रकार उत्पन्न की, इसको बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, अगर टेक्निकल क्वेश्चन पूछा गया तो ये क्वेश्चन फंस सकता है। डिस्क्राइब द मेजर वेलफेयर स्कीम्स ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर पॉवर्टी रिडक्शन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। गरीबी उन्मूलन और समावेशी विकास हेतु केंद्र और राज्य सरकारों की मुख्य कल्याणकारी योजनाओं का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज द रोल ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स इन वीमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड वेलफेयर। महिलाओं के सशक्तिकरण और बाल कल्याण में सरकारी योजनाओं की भूमिका का विश्लेषण करें। कंपेयर द कंट्रीब्यूशन ऑफ 5 ईयर प्लान्स एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन टुवर्ड्स इंडियाज डेवलपमेंट। भारत के विकास में
पंचवर्षीय योजनाओं और हरित क्रांति के योगदान की तुलना करें, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। और आपके लिए यहाँ पे बोनस चीज़ ये है कि यदि आप जानना चाहते हो पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में डिटेल में, पंचवर्षीय योजना और ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि जो यूनिट 3 है, उसका मेन पोर्शन यही है। तो ये 2 क्लास आप ज़रूर देखिएगा। इन 2 क्लास में हमने डिटेल में 5 ईयर प्लान को डिस्कस किया हुआ है कि 5 ईयर प्लान शुरू कैसे हुआ था और 1951 से लेके 2017 तक किस प्रकार 5 ईयर प्लान चला है। और इसके लिए आप हमारी इंडियन और राजस्थान इकोनॉमी की जो प्लेलिस्ट है उसको विजिट करें, वहाँ पर आपको ये सारी क्लासेस मिल जाएगी। और एज़ यूजुअल मैं एंड स्क्रीन पे इनका लिंक भी आपको देने वाला हूँ। तो मेरा आपको ये रिकमेंडेशन है, ये 2 क्लास आप ज़रूर देखिएगा, यहाँ से आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। अब आपके लिए हम पहुंच चुके हैं यूनिट 4 में। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एसएनडीपी मूवमेंट एंड हु फाउंडेड इट? एसएनडीपी आंदोलन क्या था और इसे किसने स्थापित किया या यूं कि किसने चालू किया? द एसएनडीपी movement was founded in 1903 by Dr. Padmanabh Poplu, Palpu in Kerala, inspired by Sri Narayan Guru to uplift the Izhava community. यानी एसएनडीपी आंदोलन 1903 में केरल में डॉक्टर पद्मनाभम पाल्पू द्वारा श्री नारायण गुरु की प्रेरणा से इझावा समुदाय के उत्थान हेतु शुरू किया गया था। वन शॉट क्लास में हमने इसको डिटेल में जाना है। स्टेट द मेन स्लोगन ऑफ एसएनडीपी मूवमेंट, यानी एसएनडीपी आंदोलन का मुख्य नारा क्या था? द स्लोगन वाज वन कास्ट, वन रिलीजन एंड वन गॉड फॉर मैनकाइंड। इसका मुख्य नारा था एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर मानव जाति के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय एग्रेरियन मूवमेंट, यानी कि कृषक आंदोलन से आप क्या समझते हैं? किसान आंदोलन का मतलब क्या है? किसानों द्वारा किए गए आंदोलन। एग्रेरियन मूवमेंट्स वर स्ट्रगल्स बाय पीजेंट्स अगेंस्ट लैंडलॉर्डिज्म, हाई रेंट्स, इंडेबनेस एंड एक्सप्लॉयटेशन। यानी कृषक आंदोलन वे संघर्ष है जो किसानों द्वारा जमींदारी प्रथा, उच्च किराया या उच्च लगान, कर्जदारी और शोषण के खिलाफ किए जाते थे, उन्हें किसान आंदोलन कहा गया। नेम टू इम्पोर्टेंट एग्रेरियन मूवमेंट्स इन इंडिया, यानी भारत के 2 प्रमुख कृषक आंदोलन के नाम बताइए। तो इंडिगो रिवोल्ट यानी नील आंदोलन जो कि 1859 टू 60 तक बंगाल में चला था। तेलंगाना मूवमेंट जो कि 1946 टू 51 तक चला। इसके अलावा आप राजस्थान की बात करो तो बिजोलिया किसान आंदोलन भी इसका एक अच्छा नाम है जो कि इंडिया के स्तर पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द मेन डिमांड्स ऑफ एग्रेरियन मूवमेंट्स? कृषक आंदोलन की मुख्य मांगे क्या थी? यानी कि उन किसानों की क्या मांगे थी जिनके लिए उन्होंने वो आंदोलन किए थे? दे डिमांडेड लैंड रिफॉर्म्स, एबोलिशन ऑफ जमींदारी, फेयर रेंट्स एंड ओनरशिप राइट्स फॉर टिलर्स। यानी उनकी मांगे थी कि भूमि सुधार लाया जाए, जमींदारी का अंत हो, सही लगान हो और किसानों को भूमि का स्वामित्व का क्या हो? अधिकार हो, यानी कि जो खेत जोत रहा है उसे स्वामित्व का अधिकार दिया जाए। ये इनकी किसानों की प्रमुख मांगे थी। व्हाट इज वीमेंस मूवमेंट, यानी कि महिला आंदोलन क्या है? वीमेंस मूवमेंट रेफर टू कलेक्टिव एफर्ट्स टू इम्प्रूव वीमेंस स्टेटस, राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज इन सोसाइटी। महिला आंदोलन समाज में महिलाओं की स्थिति, अधिकार और अवसरों को सुधारने के सामूहिक प्रयासों को कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन वन रिफॉर्म फ्रॉम द 19th सेंचुरी वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया। भारत के 19वीं सदी के महिला आंदोलन का एक प्रमुख सुधार बताओ, यानी कि जो 19वीं सदी में जो महिला आंदोलन चला था उससे सबसे अच्छा सुधार क्या हुआ था या कोई एक मेजर सुधार क्या है? एबोलिशन ऑफ सती वाज ए मेजर रिफॉर्म ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी कि 19वीं सदी में जो प्रमुख महिला आंदोलन हुए थे उसमें जो सबसे अच्छा सुधार हुआ था या एक सुधार हुआ था, दैट इज सती प्रथा का उन्मूलन होना, यानी कि सती प्रथा का बंद होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो वर द की लीडर ऑफ द दलित मूवमेंट, यानी दलित आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, काशीराम एंड पेरियार वर्ग की लीडर, यानी कि ये सारे दलित आंदोलन के प्रमुख नेता और प्रमुख लीडर रहे हुए हैं। व्हाट वर द मेजर गोल्स ऑफ द दलित मूवमेंट, दलित आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? टू abolish untouchability, ensure equal access to education, jobs, resources and political representation। अस्पृश्यता का अंत, शिक्षा, रोजगार और संसाधनों में समान अधिकार का होना और राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, ये दलित आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य थे। नेम वन इम्पोर्टेंट मूवमेंट अंडर द दलित मूवमेंट, यानी कि दलित आंदोलन के अंतर्गत एक प्रमुख आंदोलन का नाम बताइए। तो दलित पैंथर मूवमेंट जो कि महाराष्ट्र में 1972 में प्रभावी रहा, ये एक प्रमुख दलित आंदोलन है। अब इस यूनिट से बनने वाले
प्रमुख जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। डिस्कस द ओरिजिन, ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द एसएनडीपी मूवमेंट इन केरला। केरला में एसएनडीपी मूवमेंट आंदोलन की उत्पत्ति, उद्देश्य और महत्व पर चर्चा करें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है और आएगा ही शायद। नेक्स्ट है एनालाइज द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एग्रेरियन मूवमेंट्स इन इंडिया विद एग्जांपल्स। भारत में कृषक आंदोलनों के कारणों और परिणामों का उदाहरण सहित विश्लेषण करें। नेक्स्ट है ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ द वीमेंस मूवमेंट इन इंडिया फ्रॉम द 19th सेंचुरी टू कंटेम्प्रेरी टाइम्स, यानी कि भारत में महिला आंदोलन के विकास की 19वीं सदी से वर्तमान समय तक विवेचना करें। तो एक अच्छी टाइमलाइन यहाँ से पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है इवेलुएट द रोल ऑफ द दलित मूवमेंट इन अचीविंग सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी इन इंडिया। भारत में सामाजिक न्याय और समानता प्राप्त करने में दलित आंदोलन की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। नेक्स्ट है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द वीमेंस मूवमेंट एंड द दलित मूवमेंट इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटेजीज। उद्देश्यों और रणनीतियों के संदर्भ में महिला आंदोलन और दलित आंदोलन की तुलना कीजिए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है एग्जामाइन द इम्पैक्ट ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स लाइक एसएनडीपी, विमेंस एंड दलित मूवमेंट्स ऑन मॉडर्न इंडियन सोसाइटी। एसएनडीपी, महिला और दलित आंदोलनों जैसे सामाजिक सुधार आंदोलनों का आधुनिक भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, स्पष्ट करें। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये थी अपनी सोशल माइनर पेपर सेमेस्टर 4 की क्लास। इसकी पीडीएफ के लिए आपको विजिट करना है हमारी वेबसाइट, और जो वेबसाइट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस पीडीएफ को आप हमारी वेबसाइट से जाकर क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट पे जैसे आप जाओगे, सेमेस्टर 4 के फोल्डर में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। पासवर्ड अपना करियर एडुनेस्ट है, कोई स्पेस नहीं है, कोई कैपिटल लेटर नहीं है। और हाँ, अदर प्लेटफॉर्म पे भी हम अवेलेबल है। एग्जाम आप अच्छे से दीजिए, हमारी यही शुभकामनाएं हैं। और एग्जाम देकर आप इधर आके कमेंट भी करें कि आपको ये क्लास ने किस प्रकार हेल्प किया। और आपके कमेंट हमें आगे के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। So keep watching, stay connected with your career readiness. Have a nice day, have a great time. Thank you very much.